Welcome, my son. Welcome. Congratulations. थैंक यू। आज मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि मैं एक सीबीएसई टॉपर अमजद का बाप हूँ। थैंक्स फॉर गिविंग मी सच ए प्लेजर। ओ कम ऑन पापा। एनीवे, कितना परसेंट मार्क्स कैरी किए मेरे बेटे ने? 96.2% पापा। दैट्स ग्रेट। हाउ मच इन बायोलॉजी? 98% पापा। टॉप मार्क्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट बॉटनी? 97.5% पापा। अगेन टॉप मार्क्स। Wonderful, wonderful. Show me your mark sheet. That's wonderful. ऐसे ही मेरा बेटा एक दिन एमबीबीएस टॉपर बनकर दिखाएगा। Yes, my son, you can achieve that. पापा, आज इस खुशी के मौके पर मैं आपसे कुछ मांगूं? Of course, my son. क्या चाहिए तुम्हें बताओ? Mercedes car, foreign tour, anything you want. बोलो बोलो क्या चाहिए? हाँ मिस रोजी, मेरे बेटे के लिए अभी जूस लेकर आओ। पापा मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। पापा मैं डॉक्टर नहीं, पापा मैं एक मुसव्विर, एक पेंटर बनना चाहता हूँ। पापा इस खुशी के मौके पर मैं आपसे आर्ट कॉलेज ज्वाइन करने की इजाज़त मांगता हूँ। पापा प्लीज़ डोंट डिनाई। ऐसा नहीं हो सकता। पापा प्लीज़। आओ मेरे साथ। पापा ये सब? हाँ बेटा, ये चारों तरफ जो तुम कैनवास देख रहे हो, ये सब तुम्हारे लिए, यानी एक सीबीएसई टॉपर के लिए। पर पापा आपको मेरे ख्वाब का कैसे पता चला? माय सन, हर माँ बाप को अपनी औलाद के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है, और वही मैंने किया। ओ पापा, आई लव यू। आई रियली लव यू पापा। आई लव यू वेरी मच माय सन। आई लव यू। जाओ, अपने इस खुशी के सफर की शुरुआत करो। जाओ जी बाबा। इशरत, ये सब क्या हो रहा है? अरे मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम सर पर हैं और ये सब? डैडी, मुझे मेडिकल में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। व्हाट डू यू मीन? ये घर, ये ऐशो आराम का सारा सामान, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, ये सिर्फ मेडिकल की बदौलत है। डैडी, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग डॉक्टर नहीं होते वो सब दुखी। ये मैंने कब कहा? लेकिन बरखुरदार, यही एक ऐसा पेशा है जिसमें इज्जत भी है और पैसा भी है। हालांकि यही एक ऐसा पेशा है जिसमें पैसा नहीं होना चाहिए। वो किस लिए? वो इसलिए, डॉक्टर के पास जो लोग आते हैं वो ज़हनी तौर पर या
जिस्मानी तौर पर बीमार होते हैं और जख्मों की तिजारत को मैं सख्त नापसंद करता हूं। तुम अचानक बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं खामोश हो जाता हूं। वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, उसको मुसव्विर मैंने बनने तुम्हें दीजिए। कह दिया है वो डॉक्टर बनेगा तो सिर्फ डॉक्टर बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ये जरूरी नहीं होता कि बाप डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर बने। क्यों नहीं जरूरी होता? उसका रुझान नहीं है। वो खानदानी पेशा हमारा। उफ, अरे ये क्या कर रही हैं आप? बेटा अब क्या हो गया? क्यों, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल। तेरे पापा तो बहुत अपसेट हैं। कह रहे थे तूने उनके साथ कुछ बदतमीजी की है। जहां तक मैं समझता हूं मैंने तो ऐसी कोई बदतमीजी नहीं की। उनके सवालों का जरूर जवाब दिया। बेटा शायद तू नहीं जानता, तेरे पापा ने अपने अब्बा के सामने कभी जबान तक नहीं खोली। और आप ही चाहती हैं कि ये बर्बियत कभी खत्म ना हो। अम्मी, आप जो मुझे तालीम दिला रहे हैं, अगर वो मुझे इतना हक नहीं देती कि मैं अपनी राय का इजहार कर सकूं, तो फिर फजूल है ये पढ़ाई। बेटा हर बाप यही चाहता है कि उसका बेटा उसके नक्शे कदम पर चले। और वो अपनी राह अलग ना बना सके। अच्छा तू मुझे ये बता, डॉक्टरी पेशे में क्या बुराई है? दुनिया में कोई काम बुरा नहीं है अम्मी। हर काम अच्छा है अगर उसे ईमानदारी से किया जाए। डॉक्टरी पेशा बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसे ईमानदारी से किया जाए। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक मुसव्विर बनना चाहता हूं, डॉक्टर नहीं। अपने पापा की खुशी के लिए डॉक्टरी में दाखिला ले ले। अच्छा मुझे सोचने दो। फिर तुमने क्या तय किया बेटा? आप जिद करती हैं तो मैं मान लेता हूं अम्मी, मगर एक ना एक दिन आपको जरूर अंदाजा होगा कि ये डैडी के लिए बड़ा घाटे का सौदा रहा। और हां, एक बात और जान लें, मैं कुछ भी बन सकता हूं, मगर डैडी की कार्बन कॉपी नहीं बन सकता। बिखरे ख्वाबों की दुनिया है, सूनी सूनी तन्हा तन्हा। बिखरे ख्वाबों की दुनिया है, सूनी सूनी तन्हा तन्हा। राहें सब पुरखार है अपनी, राहें सब पुरखार है अपनी। मंजिल राही तन्हा 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 तन्हा। बिखरे ख्वाबों की दुनिया है, सूनी सूनी तन्हा 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 तन्हा। मेरे आंगन जब
उतरे रात अमावस के अंधियारे। मेरे आंगन जब से उतरे रात अमावस के अंधियारे, छोड़ चली है मुझको अपनी परछाई भी तन्हा तन्हा, छोड़ चली है मुझको अपनी परछाई भी तन्हा तन्हा। राहें सब पुरखर है अपनी, राहें सब पुरखर है अपनी, मंजिल राही तन्हा 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 तन्हा। बिखरे ख्वाबों की दुनिया है सूनी सूनी, तन्हा 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 तन्हा। बिखरे ख्वाबों की दुनिया है सूनी सूनी, तन्हा 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 तन्हा। इशरत ने अपनी सारी तस्वीरें जला दी, तमाम रंग फेंक दिए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये कीड़ा उसके दिमाग से जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। नहीं, बहुत बुरा हुआ है। मेहता साहब कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं। उन्होंने इशरत की तस्वीरें देखी थी, कितनी तारीफ कर रहे थे। ये आर्टिस्ट लोग तो इंतहाई फिजूल किस्म की चीज होते हैं। बस एक दूसरे की तारीफ करके अपने कारोबार को परवान चढ़ाते रहते हैं, और क्या। लगता है आप लोगों के ऑपरेशन करते करते एकदम बेहिस हो गए हैं। ऐसे तमाम फिजूल जज्बे जो इंसान को निकम्मा बना देना, उनसे तो बेहिस हो जाना ही बेहतर है। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहने आई थी कि आप डॉक्टरी का ख्याल छोड़ दीजिए। इशरत को फाइन आर्ट्स कॉलेज में दाखिला दिला दीजिए ना। देखिए, हंसने खेलने की उम्र में मेरा बेटा एकदम बुझ गया है। तो मुझे अपना दोस्त तो समझते हो ना? हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ कॉलेज में पढ़ रहे थे। क्या अभी भी इस बात की जरूरत है? तो तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताते क्यों नहीं? क्या बताऊं? कुछ भी। आफ्टर ऑल वी आर गुड फ्रेंड्स। हम एक दूसरे से अपने दिल की बात तो कह ही सकते हैं। इशरत, तुम हर वक्त ऐसे खामोश क्यों रहते हो? बस यूं समझ लो, ये मेरी आदत है। कमाल है, मैंने तो सुना है लड़कियों की सोबत में गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ और सुना है। क्या? यही कि लड़कियों की मौजूदगी में अच्छे अच्छे लोग गूंगे हो जाते हैं। Should I take it as a compliment? As you please. इसका मतलब तुम मुझसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर क्या कहना चाहते हो? राहिला, जज्बों के इजहार के लिए आदमी अल्फाज का मोहताज क्यों होता है? हम बगैर कहे कोई बात क्यों नहीं समझ लेते? अगर ऐसा हो जाए ना, तो जिंदगी बहुत बदसूरत हो जाएगी। वो किस तरह? इंसान को जिंदगी में सच्चाई के साथ साथ थोड़ी सी झूठ की भी जरूरत होती है। अच्छा, तुमको भी? शायद मुझे भी। आफ्टर ऑल मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? चले। राहिला, रास्ते हमेशा सीधे होते हैं, असल चीज फासला है। क्या मतलब? मतलब ये, जिस रास्ते को तुम जितनी दूर से देखोगी वो उतना ही टेढ़ा नजर आएगा, लेकिन जितना उसके करीब पहुंचोगी वो उतना ही सीधा होता जाएगा।
हालांकि तुम्हारी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे लग रहा है तुम जरूर कोई अच्छी बात कर रहे हो। अच्छा लगा सुनकर। एक बात बताओगे इशरत? हाँ पूछो। तुम कहते हो तुम्हारी डॉक्टरी में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन डॉक्टर बोस कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन सर्जन बन सकते हो। राहिला, दरअसल ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल इन उंगलियों का है। जो उंगलियां रंगों में डूब सकती हैं वो कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा दिखाओ। तुम्हें तो वाकई एक मुसव्विर होना चाहिए था। राहिला, इस दुनिया में अक्सरियत उन लोगों की है जो बनना कुछ और चाहते थे, मगर हालात ने उन्हें कुछ और बनने पर मजबूर कर दिया। पर हुजूर, अब आप बहुत जल्द एक डॉक्टर बनने वाले हैं, और अब ये फिलोसफिकल बातें छोड़िए, अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। शाइस्ता, शाइस्ता बेगम, अरे कहाँ हो तुम? जानती हो तुम्हारा बेटा आज भी क्लिनिक नहीं है। मैंने उसे कहा था, मगर वो कह रहा था कि वो किसी गांव में जाकर प्रैक्टिस करेगा। पागल हो गया तुम्हारा बेटा। 8 डॉक्टर मेरे साथ काम करते हैं और एक डॉक्टर के महीने की आमदनी कम से कम 40,000 रुपए है। मैंने सोचा था मेरा बेटा मेरे साथ मेरे कारोबार में हाथ बटाएगा, और ये मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मगर डैडी की कार्बन कॉपी नहीं बन सकता। अब क्या सोच रही हो तुम? हाँ? आप तो हर बात में जिद पकड़ लेते हैं। आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता राह पर। वो तुम समझती क्यों नहीं? जानती हो आजकल कितना टफ कंपटीशन है। डॉक्टर अब्दुल को जानती हो ना? उसके 3 बेटे डॉक्टर हैं और तीनों अपने बाप के साथ क्लिनिक में काम करते हैं। उनकी आमदनी का अंदाजा है तुम्हें? मुझे अंदाजा लगाने की क्या जरूरत है? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ हाँ, ये सब कुछ मेरे दम तक है। वक्त एक दिन सब कुछ सिखा देता है। अरे वक्त भी उन्हीं को सिखाता है जिनमें सीखने की लगन हो। कल उसकी शादी होगी, बीवी बच्चों का बोझ सिर पर पड़ेगा, तो पैसे की अहमियत को वो भी समझने लगेगा। तब तक हम लोग कितनी पीछे जा चुके होंगे, सोचा भी नहीं होगा तुमने। सोचने के अलावा मेरे पास अब है ही क्या? आप कहते हैं आपकी सुन लेती हूँ, वो कहता है उसकी सुन लेती हूँ, अब और क्या करूँ? अरे तुम उसी की सुनो, मेरी फिक्र जाने दो। रमेश, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा मतलब है, इस दुनिया में अक्सरियत उन लोगों की है जो अपनी सोच के दरवाजे बंद किए हुए बैठे हैं और पसंद की खिड़की खोले बैठे हैं, और ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता। अब जिद छोड़ भी दे यार, अंकल बहुत परेशान है। उन्हें परेशान रहने की आदत पड़ चुकी है। जिस दिन वो परेशान नहीं रहेंगे उस दिन वो तन्हा हो जाएंगे। तो तुम अंकल का क्लिनिक क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? रमेश, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, मुझे डॉक्टर बनने पर मजबूर किया गया, और जब मैं डॉक्टर बन गया तो अब मुझे बिजनेसमैन बनने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या मतलब? एक दफा डॉक्टर बोस ने कहा था, जिस दिन डॉक्टर और उस्ताद ताजिर बन जाएंगे तब इस दुनिया में जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इशरत, तुम कोई कॉम्प्रोमाइज का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते? कॉम्प्रोमाइज वही तो करता आया हूं रमेश। मेरी पूरी जिंदगी एक समझौता ही तो रही है। इशरत,
क्या करूं रमेश, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, एक तरफ शौहर दूसरी तरफ इकलौता बेटा। आप परेशान ना हो आंटी, मैं इशरत को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो कभी नहीं मानेगा। मगर आंटी, हम अगर ठंडे दिल से सोचें तो इशरत कुछ गलत तो नहीं कहता। मैं मानती हूँ शीशे की तरह साफ है मेरा बेटा, मगर क्या करूँ, उसकी बात कोई नहीं समझता। मैं समझती भी हूँ तो तुम्हारे अंकल के हाथों मजबूर हो जाती हूँ। कभी सोचती हूँ उसकी शादी कर दूँ, शायद इसी से कोई रास्ता निकल जाए। नहीं आंटी नहीं, बहुत बड़ा रिस्क है। हम यूं करते हैं, कुछ दिन और इंतजार करते हैं, शायद कोई रास्ता निकल ही आए। और मैं इशरत को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम हमेशा समझाते रहते हो रमेश, लेकिन एक बात तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं और पापा दो अलग राहों के मुसाफिर हैं। तुम हमें खींचकर एक दूसरे के करीब नहीं ला सकते, किसी ना किसी को तो रास्ता बदलना पड़ेगा ना। इशरत, तुम भी मेरी मुश्किल को नहीं समझते। देखो, अंकल की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और तुम मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हो। बस आंटी की तरह मेरी भी यही आरजू है कि तुम दोनों के बीच में कोई तनाव ना हो। तनाव मैं भी नहीं चाहता हूं रमेश, मुझे भी इस बात का एहसास है कि मैं उनकी इकलौती औलाद हूं। एक बात बताओ रमेश। हाँ बोलो। जानते हो मैं डॉक्टरी से नफरत क्यों करता था? क्यों? दरअसल मैं डॉक्टरी को मुसव्वरी के शौक का सबसे बड़ी रुकावट समझता था। तो क्या अब वो राय बदल गई है? हाँ, मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि एक अच्छा डॉक्टर भी एक अच्छा मुसव्विर होता है। हर मरीज उसके लिए एक नया कैनवस, और जिस लम्हे वो मरीज के दुखों के रंग को छू लेता है वो उसका मसीहा बन जाता है। बहुत खूबसूरत बात कही है तुमने। पता नहीं, मगर हाँ, इस एहसास के बाद मेरी महरूमी के तमाम बादल छट गए और उस रोज मैंने अहद किया कि मैं इस पेशे को एक मुसव्विर की तरह अपनाऊंगा। मैं तुम्हारी बातों की सच्चाई की कद्र करता हूं, मगर अंकल भी क्या करें, वो तुम्हें अपने आप से अलग करने की तो सोच ही नहीं सकते। मैं अपनी शनाख्त खुद बनना चाहता हूं। कामयाब होता हूं या नहीं, अगरचे ये फैसला वक्त करेगा, लेकिन मैं वक्त की धारा में बहना नहीं चाहता। इशरत, तुम्हारे इतने दिन की खामोशी से मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि शायद तुम मुझे भूल चुके हो। रहला, मुझे अच्छे अल्फाज तो नहीं आते, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि तुम जैसी लड़की को भला कोई भूल सकता है? शुक्रिया इशरत, तुम मेरे सिर्फ क्लास फेलो ही नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त भी थे। मैं आज ये इकरार करती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा पसंद किया है। अब इतने खूबसूरत अल्फाजों के लिए क्या मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे से अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि तुम्हें ये सुनकर अच्छा लगा। लेकिन इशरत, तुमने ये दूसरी बात क्या कह दी? तुम्हारा मतलब है शादी? हाँ इशरत, मैंने कभी तुम्हारी और अपनी दोस्ती को इस नज़र से देखा ही नहीं। सच पूछो तो राहिला, मेरा हाल भी यही है। अगर ऐसी बात है तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुमने अपनी इतनी अच्छी दोस्ती को दांव पर लगाकर शादी की दहलीज पर आ गए? मजबूरी। कैसी मजबूरी? तुम शायद ये नहीं जानती राहिला, मेरी जिंदगी के मुताल्लिक सारे फैसले मेरे पापा करते हैं। यू नो राहिला, चंद रोज पहले एक मौजज़ा हो गया। इशरत बेटा, आपसे एक बात कहनी थी। जी बता। बेटा, अब तो आप डॉक्टर हो गए, इस लायक हो गए कि अपने पापा का हाथ बटा सके। डॉक्टर तो मैं हो गया अम्मी, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन पापा के काम में हाथ बटा सकूंगा इसमें शुबा है मुझे। अच्छा, इस बहस को छोड़ो, मैं तुम्हारे पास किसी और काम से आई थी। हुक्म करें। बेटा, हम चाहते हैं आप शादी कर लें। इतनी लंबी तहमीद की क्या जरूरत थी? आप हुक्म करें। शादी कब, कहाँ, किसके साथ करनी होगी? अपनी माँ से इतनी बदगुमानी? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? पापा ने हमेशा आपको एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया है।
मुझे इस बात का एहसास है बेटा, जहाँ तक तुम्हारी शादी का सवाल है, हम दोनों की तरफ से तुम्हें पूरी आज़ादी है। तुम जहाँ चाहोगे हम तुम्हारा रिश्ता वहीं तय कर देंगे। मुझे तो अपने कानों पर यकीन तक नहीं आ रहा। खैर, मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दे। ठीक है, 3 दिन का वक्त काफ़ी है। 3 दिन? 3 दिन तो बहुत कम है अम्मी। अच्छा तो 1 हफ्ता, बस इससे ज़्यादा और नहीं। अच्छा ठीक है, अगर 1 हफ्ते तक मैं कोई फैसला नहीं कर पाया तो और फैसलों की तरह ये फैसला भी आप दोनों मिलकर कर लीजिएगा। तो आज उस हफ्ते का कौन सा दिन है? आखिरी दिन। आखिरी दिन? तो अब तक कितनी लड़कियों को प्रपोज किया? अरे ऐसा कुछ नहीं है, हुआ यूं, जब मम्मी चली गई तो मैंने सोचा कि मैं तो तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को जानता तक नहीं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, लेकिन तुम किसी और लड़की को जान भी कैसे सकते हो? तुम्हारे से इतने कटे कटे जो रहते हो। अच्छा, तो फिर तुम्हारा दोस्त कैसे बना? वो तो मेरा कलेजा था। मैं तुम्हारे बर्ताव की सद बर्फ को काट काट कर तुम तक पहुंची हूँ। एनीवे, जो बीत गया वो माजी। पहल चाहे जिसने की हो, अब तो हम दोस्त हैं ना। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने क्या डिसाइड किया? तुम अपने पापा के साथ उनका क्लिनिक ज्वाइन करोगे या नहीं? नो चांस। वो क्यों? डॉक्टर बोस मेरे हवासों पर आज भी सवार है। मैं उन इलाकों में जाना चाहता हूं जहां लोगों ने डॉक्टर की सूरत तक नहीं देखी। तुम्हारा ये फैसला कुछ सेल्फिश नहीं है? वो किस तरह? अगर तुम्हारी बीवी गांव में ना जाना चाहे तो? वो तुम हो या कोई और, शादी से पहले बस मेरी एक शर्त है। गांव मुझे भी पसंद है, लेकिन सिर्फ फिल्मों में, असल जिंदगी में नहीं। राहिला, अगर मुझे डॉक्टरी के पेशे से इंसाफ करना होगा तो मुझे उन लोगों के पास जाना होगा जो दुखों और बीमारियों के दलदल में फंसे हुए हैं। मैं तुम्हारे जज्बे की कद्र करती हूँ इशरत, लेकिन प्रोफेसर्स इस तरीके की बातें आमतौर पर क्लास में करते रहते हैं। उनको इतनी संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। बात किसी के कहने की नहीं है। मैंने डॉक्टरी को भी मुसव्विरी की तरह आहिस्ता आहिस्ता दरियाफ्त किया है और मुझे ये रूप ज्यादा पसंद है। तुम गांव की गर्द में गुम हो जाओगे, कोई पहचानेगा भी नहीं तुम्हें। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर गांव जाऊंगा तो शहर में अपना नाम ताक पर रखकर जाऊंगा। इशरत, मेरे वालिद मेरे लिए एक नर्सिंग होम खोल रहे हैं और मैं खुद को शहर में इस्टेब्लिश करना चाहूंगी। राहिला, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी तरह एक सच्चाई से काम लिया है। तुमसे खफा तो नहीं हो ना? सच बोलने वालों से प्यार किया जाता है, उनसे खफा नहीं हुआ जाता। इशरत, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी। शुक्रिया राहिला, मैं भी तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पर मिस करूंगा। एक बुरी लड़की की तरह ना? नहीं, एक सच्चे मोती की तरह, एक सच्ची और अच्छी लड़की के रूप में। फिर क्या तय किया बेटा? आप आजाद हैं मेरी तरफ से अम्मी। जहां आप दोनों का दिल चाहे मेरी शादी तय कर सकते हैं। ये बात तू अपने दिल से कह रहा है? जी हाँ, मगर जहां भी रिश्ता जाए उन्हें ये जरूर बता दिया जाए कि लड़का अपने डैडी का क्लिनिक ज्वाइन करने के बजाय पूरी जिंदगी देहात में गुजारना चाहेगा।
इशरत, तुम अचानक आ गए, बहुत अच्छा लगा। बैठने को नहीं कहोगी? सॉरी, आओ ना, बैठो बैठो। कैसी हो? अच्छी हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। दिल से कह रहे हो? तुम अगर मुझे जानती हो तो इतना जरूर जानती होंगी कि मैं जो भी बात कहता हूँ वो दिल से कहता हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी इशरत। मैं जानता हूँ। तुम बैठो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। किस लिए? कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा जल्दी में था, चाह रहा था कि तुम्हारे साथ बैठूं, कुछ बात करूं। कैसी बात? कुछ भी बात, तुम्हारी हर बात मुझे अच्छी लगती है। इशरत, तुम गांव जाके प्रैक्टिस करने का अपना इरादा बदल नहीं सकते? साहिला, कुछ फैसले हम नहीं करते, तकदीर करती है। ये मेरा शादी का कार्ड है। इशरत, अगर हो सके तो तुम मत हम। अरे बेगम, ज्यादा मत डालो, सुबह से बहुत ज्यादा चाय पी ली है। बस 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 बस। ये लीजिए। अरे बहू, ये सब तुम क्यों कर रही हो? महमूद कहाँ है? अब्बू, आज ये सब कुछ मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। अरे तो वाह, मैंने सोचा मैं ही ले चलूं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू तो वाकई बहुत अच्छी है। मेरी बहू जितनी सलोनी उतनी ही हुनरमंद भी है। मगर मेरी किस्मत तो देखिए, मैं अभी अपनी बहू की पसंद नापसंद जान भी नहीं पाई और इशरत इसे गांव लिए जा रहा है। हमी, मैं भी आपके साथ कुछ दिन और रहना चाहती थी। जेबा, तुमने अपनी पैकिंग शुरू कर दी? जी। क्यों बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए गांव जाने का अपना इरादा मुलतवी नहीं कर सकते? नहीं अम्मी, आपको तो मालूम ही है, सब कुछ तय हो चुका है। और फिर उस गांव को मेरी जरूरत है अभी। आगे तुम कितनी देर लगा दी? सॉरी जेबा, असल में क्या है कि पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए थे। फिर वही रोज का बहाना है ना? अच्छा देखो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी और शायद तुम्हें भी लग रही है। नहीं, मैं खा चुकी हूँ। अच्छा, खूबसूरत चेहरे अगर झूठ बोलना भी चाहे तो बोल नहीं सकते। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं लगी। झूठ ऐसा तो तुमने कभी नहीं कहा। बट गुस्सा करने से इंसान का हाजमा खराब हो जाता है। इशरत, एक बात बताओ, क्या हम दोनों वक्त पर खाना भी नहीं खा सकते? क्यों नहीं खा सकते? देखो, खाने का सबसे अच्छा वक्त वो होता है जब इंसान को भूख लगी हो। ठीक है, तो फिर तुम खाना खाओ, मैं अंदर से तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। सालन ठंडा हो गया था, उसे फिर से गर्म करके लाती हूँ। ओके? अरे नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो, इतना काम मत किया करो। देखो, जब हम दोनों बुढ़े हो जाएंगे ना, तो एक होटल खोल लेंगे। उसमें तुम खाना बनाया करना, मैं काउंटर पर बेचा करूंगा, हम बहुत जल्दी लखपति बन जाएंगे। हैं? अब तो हंस दो यार।
इशरत, इशरत, अरे रमेश, इशरत। बस यहाँ आना था तो हाथ लिख देता, मैं तुझे बस अड्डे लेने चला आता। यार मैं तेरे को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए तुझे खत नहीं लिखा। चल अच्छा ये उतार। हाँ यार, हाँ मदद कर। हाँ हाँ जरूर। बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। हाँ यार, गला सूख गया मेरा घर ढूंढते ढूंढते। अच्छा हाँ और बता। सांस तो लेने दे। सांस ले तू। एक बात बताऊं तुझे इशरत, पहले मुझे शक था लेकिन अब यकीन हो गया है। क्या यकीन हो गया तू? यही कि तू पागल है। अच्छा वो इसलिए भाई कि तेरा ये घर ढूंढते ढूंढते और यहाँ आते आते मेरे तंजर बनते ढीले हो गए हैं। अब रमेश तू खुद ही सोच, जब आदमी इतनी मुश्किल से पहुंचता है तो दवाई कितनी मुश्किल से पहुंचती है। दवाई कितनी मुश्किल से पहुंचती होगी। अबे सारे मुल्क में इंकलाब लाने का ठेका क्या तूने ले रखा है? ऐसा कुछ नहीं है यार, असल में मैं सिर्फ अपने जमीर से जवाब दे हूं। फिर तो तेरे को अंकल आंटी की याद भी नहीं आती होगी। ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? कैसे हम कहा जाए इशरत तो दोनों ठीक है, मगर यार वो दोनों अंदर से बहुत बहुत टूट चुके हैं यार। कभी कभी उन पर रहम आता है। मुझ जैसा बेटा पैदा करके तो पछताते होंगे वो लोग। देख इशरत, यार उन लोगों के दिल में क्या है ये मुझे क्या पता, मगर हाँ, अरे हाँ यार, भाभी कहाँ है यार? हम तो बातों में लग रहे। भाभी, 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 इशरत, यार भाभी कहाँ है? ए, बोलता क्या नहीं? भाभी कहाँ है? वो चली गई। क्या? चली गई? मगर कहाँ? अपने अपने घर भाभी चली गई? कब यार? एक हफ्ता पहले गई। मगर अपने घर भाभी क्यों गई? इशरत क्यों गई भाभी? ज़ेबा, कहाँ हो भाई? अरे एक गिलास पानी तो पिला दो, बहुत थक गया। आप मुझे बस स्टैंड तक छुड़वा दीजिए। क्यों? मैं वापस जा रही हूँ। वापस कब आओगी? कम से कम इस घर में तो कभी भी नहीं। अच्छी तरह सोच समझी। हाँ, खूब सोच लिया है मैंने।
वो क्या? यही, इस वीरान जंगल में मेरा दिल नहीं लगता। सुना तुमने? तो शादी से पहले तुम्हें बताया नहीं गया था कि तुम्हें मेरे साथ गांव में रहना होगा? जी, बताया गया था। तो फिर? लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो बताया गया था कि ये सिर्फ कुछ ही दिनों का शौक है, थोड़े दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी उसके बाद मैं शहर वापस चला आऊंगा? जी बिल्कुल। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे समझने में बहुत बड़ी गलती की। सेवा, आज और रुक जाओ और एक बार फिर सोच लो। उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो फिर क्या भाभी अगले रोज चली गई? नहीं, बल्कि उसी रोज चली गई। क्या? उसी रोज? हाउ कुड शी बिहेव लाइक दैट? ओह गॉड। भूल जाओ रमेश, इसी का नाम जिंदगी है। सच यार, इसी का नाम जिंदगी है। पेंट करते हो? अब तो मैं रंगों तक के नाम भूल गया हूं। अब तो बस सिर्फ एक ही रंग याद है, वो है दुखों का रंग। तो फिर फुर्सत के वक्त क्या करते हो? फुर्सत? फुर्सत किसे कहते हैं? ये सब भूल गया हूं मैं। इशरत, यार तुम कितने घंटे काम करते हो? कभी 16 घंटे, कभी 18 घंटे, कभी कभी तो पूरी रात आंखों में कट जाती है। तो सर्दी लग रही है? खांसी वगैरह उल्टी खांसी है? बलगम आता है? बलगम नहीं आता? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तूने भाई अगर जल्द ब्रेक ना लिया तो तू बीमार हो जाएगा। मैं क्या यार, पूरी सोसाइटी बीमार है। अगर मैं मंजर से हट गया तो कोई दूसरा आ जाएगा। भाई आप ये अपना फलसफा अपने पास ही रखिए, और मैं यहां आपकी बकवास सुनने नहीं आया। आप मेरे साथ वापस चल रहे हैं, बस समझ गया? रमेश, अगर मैं वापस जा सकता तो राहिला जैसी लड़की से दस्तबरदार क्यों होता? रहने दे यार, इसमें भी तेरी गलती थी। वैसे रमेश, तुम भी कम पागल नहीं हो। क्या क्या मतलब क्या तेरा? देख, मेरा मतलब ये है कि तू मुझसे वापसी की तवक्को कैसे कर सकता है? पता नहीं यार, लेकिन तू वापसी के क्या मायने समझ रहा है? मेरी मुराद है कुछ दिन शहर चलकर छुट्टियां बिता लो। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है। तो ऐसा करते हैं रमेश, 2 दिन बाद चलते हैं। ठीक है भाई। क्योंकि मेरा भी अम्मी से मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। क्या कलेजे पर पत्थर रख लिया तूने? कोई अपने माँ बाप को इस तरह बुलाता है? मैं कहाँ भूला था अम्मी, हर वक्त याद करता था आपको। याद करने पर ये हाल है, पूरे 2 साल बाद अपना चेहरा दिखा रहा है। काश आप उन लोगों की हालत देख सकते। हमें भी तो तेरी जरूरत है। अपने पापा की तरफ देख, आधे रह गए हैं। बहुत कमजोर हो गए डैडी। और तू भी तो कितना कमजोर हो गया। क्या हालात की चक्की में पिसने के लिए हम ही रह गए? हमें तो खुश होना चाहिए अम्मी। हम घास फूस की तरह नहीं, बल्कि जिंदा लोगों की तरह रहते हैं। अलग अलग राह बनाई है हमने। आग लगे ऐसी राह पर जहां माँ बाप को अपने बेटे की सूरत देखने के लिए तरस जाना पड़े। अरे अच्छा छोड़िए अम्मी, अब आप ये बताइए कि मेरे साथ गांव कब चल रही हैं? अभी तुझे आए ठीक से 1 दिन भी नहीं बीता और तुझे जाने की पहले पड़ गई। ठीक है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप यकीन रखिए। जी, तुम्हारी सास का। वो सेवा की वजह से बहुत परेशान है।
बीवी शरीक हयात होती है बेटा। मैं जानती हूँ गलती उसकी थी, मेरे खातिर उसे माफ कर दो बेटा। बेटा तुम सोच भी नहीं सकते ज़ेबा के माँ बाप किस जहन्नुम से गुजर रहे हैं। लेकिन आपको मेरी शर्त मालूम है ना? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ बेटा, तुम जहां भी रहोगी वो तुम्हारे साथ रहेगी। ठीक है मम्मी, जैसा आप चाहें। ज़ेबा, अच्छा इधर आओ, बैठो बैठो। कम चेयर। सारी गलती मेरी। कोई बात, अब तो तुम आ गई। देखो ज़ेबा, झूठ कभी सहारा नहीं बन सकता। सच्चाई वो वाहिद रोशनी है जो जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देती है। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटे। सॉरी आई एम लेट। इट्स ऑलराइट, बी सीटेड। थैंक यू। नाश्ता दो। ठीक है इशरत, जी। अगले महीने की 7 तारीख तक तो रुकोगे ना? नहीं डैडी, उस वक्त तक तो बहुत देर हो जाएगी। बेटे रुक जाते तो अच्छा था। मेरा एक बहुत ही अहम ऑपरेशन है। मैं चाहता था कि तुम मुझे असिस्ट करते। मैं असिस्ट करूं? लेकिन आपके पास तो एक से एक काबिल सर्जन मौजूद है। मुझे मालूम है, लेकिन इस ऑपरेशन में अगर तुम मेरे साथ होते तो मुझे अच्छा लगता। किस चीज का ऑपरेशन है डैडी? हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट? ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। डैडी इस वक्त तो मैं आपके साथ जरूर रहना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इशरत, इशरत मेरे भाई, अरे मजा आ गया यार, कमाल कर दिया तुमने, छा गए, मुबारक हो भाई। किस बात की मुबारकबाद भाई? अरे कल तुम्हें और अंकल को टीवी पर देखा, रेडियो पर सुना, और आज का अखबार वो तो तुम दोनों की तस्वीरों से भरा पड़ा है। अरे मैं भी उसी तरह हैरान हूं जितने के तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि ये सब कुछ डैडी ने किया है और मुझे इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे कि मैं इसमें बराबर का शरीक हूं। पर इशरत, ऑपरेशन तो कामयाब रहा। एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल। मैं भी थोड़ी देर पहले ही क्लिनिक से आ रहा हूं। फिर तो मानना पड़ेगा यार कि अंकल तुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। पता नहीं, मगर मेरे लिए सूरत हाल बहुत डिस्टर्बिंग है। टीवी और रेडियो वाले अगर मुझसे इंटरव्यू करते तो सूरत हाल कुछ दूसरी होती। वो किस तरह? मैं उन्हें खुलकर बता देता कि सच क्या है और झूठ क्या है। इशरत, वो सब कुछ तो तुम बाद में भी बता सकते थे। अगर बता सकता तो बता देता। डैडी ने ऐसा मंजर खींचा, एक एक बात ऐसी तफसील से बताई, क्रेडिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे हिस्से में आया और मेरे पास हाँ हाँ करने के सिवा और कुछ नहीं बचा। अगर मैं सच बोल देता तो डैडी की पोजीशन खराब हो जाती। यार इशरत, फिर तो अंकल की मोहब्बत की दाद देनी पड़ेगी।
समझ में नहीं आता कि ये मोहब्बत है या किसी सोची समझी स्कीम का एक हिस्सा। देखो यार, अब तुम सैडिस्ट होते जा रहे हो, प्यार को भी साजिश समझ रहे हो। काश ये मोहब्बत ही, मगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मोहरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यार, तुम्हें इस तरह की पब्लिसिटी देकर आखिर अंकल को क्या मिलेगा? देख रमेश, दौलत और शराब की तरह शोहरत का नशा भी कम नहीं होता। अगर किसी को इसकी आदत पड़ जाए तो इससे भाग नहीं सकता। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अंकल ये सब कुछ तुम्हें रोकने के लिए कर रहे हैं? उन्होंने अपनी जबान से तो कुछ नहीं कहा, मगर शहर से गांव तक एक शोहरत का पुल जरूर बनवा दिया। मुझसे मेरी शनाख्त छीन ली उन्होंने रमेश, जो तनहा मैंने अपनी कोशिशों से पाई थी। अब छोड़ो भी यार, तुम ये बताओ कि तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? मैंने तय कर लिया यार, मैं अगले हफ्ते गांव चला जाऊं। अंकल जाने देंगे तुम्हें? फिर मैंने तो ये भी सुना है कि तुम अंकल को क्लिनिक में असिस्ट करते रहे। मैं एक डॉक्टर हूं और मेरे पेशे में बैठना गुनाह है। मैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए उनको असिस्ट करता रहा हूं। ठीक है इशरत, मैं चलता हूं। अगर तकदीर ने चाहा तो तुम्हें तुम्हारे गांव में आकर मिलूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। यहाँ वक्त काफी ज़ाय हो गया। अब इसे रहने दो, तुझे थोड़े दिन और रुकना पड़ेगा। अब क्या हुआ अम्मी? आप समझती क्यों नहीं? वहां लोगों को मेरी कितनी जरूरत है। अरे बुद्धू, तेरी यहाँ भी हमें बहुत जरूरत है। पता नहीं तुझे किसने डॉक्टर की डिग्री दे दी। लीजिए, मेरे अखबारों में इतने बड़े बड़े फोटो छप रहे हैं और आपको मेरी डॉक्टरी पे अभी तक शुबा है। अरे पगले, तू बाप बनने वाला है। मैं लेकिन ये आपको किसने कहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ? कोई बताया तो किसी ने नहीं, मगर मेरी नजरों ने सब ताड़ लिया। कहीं ये मुझे रोकने का बहाना तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर विश्वास नहीं तो आज शाम को जेबा को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। तेरा दिल चाहे तो तू भी चलना। हाँ। मैं क्या करूंगा अभी जाके? है ईश्वर बेटे, आजकल मेरी तबीयत कुछ गिरी गिरी रहती है। सोच रहा हूँ थारो चेकअप करा लूं। इसमें सोचने वाली क्या बात है डैडी? आपको तो अब तक चेकअप करा लेना चाहिए। बेटे, तुम कुछ दिन के लिए और रुक जाते तो अच्छा रहता। मैं 10-15 रोज के लिए अमेरिका चला जाता, वहाँ चेकअप भी हो जाता और मेरी आबो हवा भी बदल जाएगी। मगर डैडी, मैं... कोई बात नहीं, अगर नहीं रुक सकते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता। चेकअप रहने देते हैं। नहीं डैडी, आप प्लीज ऐसा कोई चांस ना लें। ठीक है, मैं कुछ दिन और रुक जाता हूँ, मगर प्लीज आप जरा जल्दी कर लें। हैं? थैंक यू वेरी मच बेटे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे पीछे इस क्लिनिक को तुम दिल से संभालोगे। जी। हाँ रमेश, कैसे हो? ठीक। इशरत, सच मानो, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। अंकल कहाँ हैं? डैडी तो अमेरिका गए, अम्मी को भी वहीं बुलवा लिया। अच्छा। अरे हाँ, तुम्हारा बेटा कितने साल का हो गया? मेरा बेटा माशाल्लाह 3 साल का हो गया। फिर तो तुमने यहाँ रुकने का पूरा फैसला कर लिया होगा। मैंने ऐसा फैसला कभी नहीं किया, मगर हालात ने कुछ ऐसा फैसला जरूर कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं। वो तारीखी ऑपरेशन जो मीडिया के मुताबिक मैंने किया था, जेबा की प्रेगनेंसी, डैडी का अमेरिका जाकर बच जाना और वहीं का हो रहना, दौलत और शोहरत की भूख। अब तो रमेश, डैडी की तरह मैं भी शाम को हजारों रुपया लेकर घर लौटता हूं। इशरत, इस सूरत हाल में तुम खुश हो या ना खुश? पता नहीं,
मगर मुझे एक ऐसे सवाल का जवाब जरूर मिल गया जो अक्सर शाम की तन्हाई में मैं सोचा करता था। वो क्या? मैं सोचता था कि मेरे डैडी भी डॉक्टर हैं और मैं मुसव्विर, हम दोनों इस तरह अलग क्यों? तो क्या जवाब मिला? वो भी फनकार है, हालांकि उन्हें दौलत की हवस कुछ ज्यादा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में वो माहिर मुसव्विर की तरह नजर आते हैं। एक ऐसा मुसव्विर जो दुखों के रंग को समझता है। इशरत, क्या तुम भी वही महसूस करते रहे हो जो मैं आज महसूस कर रहा हूँ? वो क्या? यही कि ये सब कुछ तुम्हारे खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। नहीं, ये साजिश जरूर थी, मगर मेरे खिलाफ नहीं। ये साजिश उन मजलूम और गरीब लोगों के खिलाफ थी जिन्हें कभी ये एहसास नहीं होगा कि वो एक बार फिर लूट गए। अच्छा, अंकल कब आ रहे हैं? कल आ रहे? अंकल के आने के बाद तुम क्या करोगे? रमेश, सच मानो तो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इस ऐशो आराम की जिंदगी का आदी हो चुका हूं। अगर मुझे डैडी कहीं भेजना भी चाहे तो मैं नहीं जा सकता। अब तो मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर संभालना है। पापा, 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 कहाँ खो गए थे? कैसी बनी बाबा? बहुत अच्छी बनी बेटा, अभी इसमें रंग और क्या? जी पापा। बिखरे ख्वाबों की दुनिया है, सूनी सूनी तन्हा तन्हा। बिखरे ख्वाबों की दुनिया है, सूनी सूनी तन्हा तन्हा। राहें सब पुरखार है अपनी, राहें सब पुरखार है अपनी। मंजिल राही तन्हा तन्हा, तन्हा तन्हा।